क्या पहले की जो फिटनेस है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है जब आप प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हैं? आप अपना एक्टिव रह सकते हैं प्रेगनेंसी में, उतना आपके लिए बेटर है। वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी मदर इन लॉ वहाँ पे दूध में घी डाल के देते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि कोई भी अपने फिजिकल स्टेमिना को एक्सीड ना करे कि अब हम क्या करें ना, हाउ विल द डिलीवरी बी। नमस्कार। ऐसे ही किसी ने कहा है, नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। फर्टिलिटी यानी कि एक बच्चा पैदा करने की क्षमता, फिर उसे पालने का हुनर, ये सब शायद महिलाओं को जन्म से कहीं ना कहीं मिला होता है और इसीलिए वो उसके लिए तैयार होती हैं। लेकिन ये प्रोसेस सुनने में 2 लाइन का ज़रूर है, ये प्रोसेस उतना ही मुश्किल है। और बच्चा पैदा करने से लेकर उसे पालने तक की जो प्रक्रिया है, बड़े करने तक का जो प्रोसीजर है, उसके दौरान महिलाओं के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो बहुत बार किसी से पूछ भी नहीं पाती। तो आज आपके उन सवालों के साथ हम हाजिर हैं इस पॉडकास्ट को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर ऋचा चौधरी हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आकाश हेल्थ केयर के साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे हम पूछेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म, इट्स माय ऑनर। सेम हियर। सबसे पहला सवाल, जो भारतीय महिलाएं हैं उनको हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी पहली बार अगर है खास तौर पर तो एक बहुत बड़ा चैलेंज लगती है। तो क्या पहले की जो फिटनेस है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है जब आप प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हैं? उससे पहले कहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल मैम, इट डेफिनेटली मैटर्स। स्पेशली आजकल हम देख रहे हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म ये बहुत प्रेवलेंट है। सो डेफिनेटली प्री कंसेप्शन काउंसलिंग आपको एक करानी चाहिए। ऑल योर पैरामीटर, जो भी आपके ब्लड टेस्ट है, दे शुड बी नॉर्मल। डेफिनेटली अर्लियर फिटनेस मैटर्स बिफोर, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय प्रैक्टिस में ऐसा है तो है नहीं, एक शादी हुई और बच्चा कब प्लान हो गया किसी को शायद पता नहीं चलता। आधी आबादी का हाल तो यही है। तो बिना प्लानिंग के जो प्रेगनेंसी में जाते हैं उनको किन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि मेरे साथ अब ये हो सकता है? मैम, प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी स्पेशली जो अनप्लान्ड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऐसा तो है नहीं कि अनप्लान्ड है तो आपने करना है। बट येस, ड्यू टू सोशल रीजंस दोज कपल्स जो कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी, आई थिंक हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं वही आपको इतना ज्ञान दे देते हैं, मुझे एक्स्ट्रा कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। और मेंटली प्रिपेयर, मदरहुड इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फील यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड ध्यान बस वही है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी। लोगों के तो बल्कि आजकल करियर भी छूट जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स डज नॉट कम बैक टू वर्क आफ्टर दे डिलीवर अ चाइल्ड। सो it should be, I think, मतलब ideal circumstances, it should be planned and that's about it, and you should just enjoy the process rather than कि ये करे वो करे, ये सोचे वो सोचे। I think you should just enjoy motherhood and the pregnancy। बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि रिलेटिव्स बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। सो रिलेटिव्स वर्सेस डॉक्टर्स। रिलेटिव्स बताते हैं कि घी खाओ, खूब मक्खन खाओ, खूब आराम करो। डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अगर है तो? मैम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा रहता है कि इतना नॉजिया, वॉमिटिंग है वहाँ पे, तो हर कोई आके आपको एक नुस्खा दे के जाएगा, इमली खाओ और खट्टी चीज़ें खाओ, छौंक से दूर रहो, ये सारी चीज़ें। वैसे महिलाएं भी टेंट्रम्स काफ़ी थ्रो करती हैं। हमारा गोलगप्पे खाने का मन है रात में 11 बजे। ये अग्रीड, आई थिंक होना भी चाहिए। यू शुड जस्ट एंजॉय द प्रेगनेंसी। बट येस, मतलब वाई से कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में मैंने गोलगप्पे खाए कि चलो मन कर रहा है, बट ड्यू टू गैस्ट्राइटिस मेरी तो हालत खराब हो गई। बट इज इट फॉर रियल? वो जो क्रेविंग्स मैम यस, क्रेविंग्स होते हैं। एक्चुअली प्रेगनेंसी हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि कभी जो चीज़ आपको पहले पसंद थी उसका आपको टेस्ट सडनली नहीं पसंद आएगा। एंड यू नो, वियर्ड स्मेल्स की आपको क्रेविंग हो जाती है कुछ। मतलब देयर वाज अ पेशेंट हु केम टू मी, शी सेड मेरे को सोप पेपर लेके वो सूंघती रहती थी, कहती इसी से मेरी वॉमिटिंग रुकती है। अच्छा। कुछ विक्स इनहेलर लेके एक मेरी पेशेंट बस बैठी रहती थी कि इसी से मेरी वॉमिटिंग रुकती है। सो यू नो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो इसका कुछ वो नहीं है। यस, बट ड्यू टू प्रेगनेंसी हार्मोन्स आपका स्मेल सेंसेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। चाय की स्मेल आने लगती है। हाइटेंड सेंसेशन ऑफ स्मेल इज सीन इन प्रेगनेंसी ड्यू टू हार्मोन्स। तो ये पतियों को भी समझने की जरूरत है। अगर कोई महिला ये कह रही है प्रेगनेंसी में कि मुझे वही वाली चोको ब्राउनी खानी है, इट इज फॉर अ मेडिकल रीजन। उनको लेकर जाइए, जैसे डॉक्टर ऋचा कह रही है कि प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। लेकिन हमने देखा है कि हर किसी महिला की जो प्रेगनेंसी होती है वो उतनी एंजॉयबल होती नहीं है। स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारी फीमेल्स को बेड रेस्ट सजेस्ट किया जाता है। वो कौन सा लॉट है जिन्हें रेस्ट पे जाने की जरूरत है? मैम, आई फील जो मेरे को लगता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर विच इज़ द फर्स्ट 3 months एंड लास्ट 3 months,
ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं फीमेल के लिए फिजिकली, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम फीमेल्स को वॉमिटिंग रहती है, दे कांट ईट एनीथिंग। यूरिन कीटोन्स, अगर हम किसी एक्सेसिव वॉमिटिंग जो करती हैं उनके कीटोन्स भी पॉजिटिव आ जाते हैं। इनफैक्ट सम ऑफ देम लूज वेट ड्यू टू एक्सेसिव वॉमिटिंग। एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ड्यू टू फिजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, women are not able to sit, women are not able to lie down, सोना डिफिकल्ट हो जाता है, रात रात में नींद नहीं आती। तो जो ऐसा मतलब पेशेंट्स फीडबैक देते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द बेस्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, खाना पीना खाया नहीं जाता, यू आर इरिटेबल, वॉमिटिंग्स हो रही हैं। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि you want rest due to excessive vomitings. Also, some patients go into threatened abortion, जिनको ब्लीडिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग लाइक पेन हो सकता है, तो उनके लिए हम एब्सोल्यूट बेड रेस्ट बोल देते हैं। अदरवाइज आई ऑलवेज टेल ऑल माई पेशेंट्स, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जितना आप काम कर सकते हो, जितना आप ईजिली, ऐसा नहीं कि आपको अपने आप को किसी को मेटल प्रूव करना है कि मैं देखो इतना काम कर सकती हूँ, इतना दौड़ लगा सकती हूँ, इतना एक्सेसिव अपने आप को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। टू ईच हर ओन, आई मीन, और यू शुड नॉट फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग। बाकी एब्सोल्यूट बेड रेस्ट तो मैं कभी नहीं बोलती एक्सेप्ट फॉर मेडिकल कंडीशंस, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ब्लीडिंग हो गई, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया, अदरवाइज नॉट नीडेड। जितना आप अपना एक्टिव रह सकते हैं प्रेगनेंसी में उतना आपके लिए बेटर है। 9 महीने निकालना इज नॉट आसान, वरना फिर आपका स्ट्रेस आपके पति पे ही जाता है। ये बात महिलाओं को सुननी चाहिए कि जो ये सोचती है ना कि अब हम प्रेगनेंट हो गए, अब हम बस 9 महीने ऐसे पड़े हैं, आराम करना है। मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए आगे दिक्कतें ज्यादा होती हैं अगर आप बहुत ज्यादा। बिल्कुल मैम, लोग बेड पे पड़े रहते हैं। इन जनरल भी यू शुड बी एक्टिव। एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है पोस्टमार्टम, फिर वो उसको लूज करने में लगे रहते हैं। एंड अननेसेसरी रेस्ट की तो आवश्यकता है ही नहीं। यू शुड स्टे एक्टिव एज मच एज यू कैन। एंड यस, रिगार्डिंग नॉर्मल डिलीवरी, जो पहले के लोगों को क्या होता था कि उनको एक्स्ट्रा कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती थी। येस, इफ़ यू हैव टू डिलीवर नॉर्मली देन यू हैव टू डू एंटीनेटल एक्सरसाइजेस। आजकल तो यही करना पड़ता है बिकॉज आवर लाइफ स्टाइल इज़ लाइक दैट। पहले क्या होता था, लोग स्क्वाटिंग, दे यूज टू स्क्वाटिंग टॉयलेट्स होते थे हमारे। एंड जो गांव वगैरह के लोग थे वो तो खैर आज भी गांव में जाके खेतों में काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उनका रेट ऑफ जो नॉर्मल डिलीवरी है, डेफिनेटली इट इज़ बेटर इट बिकॉज इट इज़ को रिलेटेड टू द फिजिकल एक्टिविटी। वेल अर्बन एरियाज में बोलूँगी इतना नहीं है, दैट्स वाई द नीड ऑफ एक्सरसाइजेस। फिर लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है। अरे बेड पे 9 महीने पड़े रहोगे तो कहाँ से होगी नॉर्मल डिलीवरी, अनलेस येस ऑफ कोर्स मेडिकल कंडीशंस are not allowing you to exercise or be active. ये कौन सी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें किसी फीमेल को एक्चुअली रेस्ट ही करना पड़ता है? मैम थ्रेट एक होता है कि प्लेसेंटा आपका लो लाइन है, उस केस में बिकॉज इफ़ यू एक्सर्ट योर सेल्फ देन यू कैन ब्लीड, सो दैट इज़ एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर बेड रेस्ट। थ्रेटन प्री टर्म हो गया, जहाँ पे आपका लगता है कि प्री टर्म लेबर में आप जा सकते हो, सो उन सब कंडीशंस में हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। तो क्या वेट मायने रखता है? अगर कोई महिला देखने में अंडर वेट है या कमज़ोर लग रही है, बहुत पतली दुबली है, उससे ज़्यादा परेशानी हो सकती है वर्सेस एक ऐसी महिला जो थोड़े से ज़्यादा वेट के साथ आपके पास आए? मैम सबका ना अपना जेनेटिक मेकअप होता है। अगर कोई दुबली पुतली महिला है तो उसका बेबी भी नेचुरली उसी जेनेटिक मेकअप से बॉर्न होगा। इफ़ यू आर हेल्दी, यस, अब अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रहे हो एंड यू आर नॉट ईटिंग वेल, ऑब्वियसली योर बेबी विल बी अंडर वेट। बार बार जो न्यूट्रिशन की बात आ रही है वो बता रही है कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। अब एक तरफ वो बुजुर्गों वाली डाइट है जो कह रहे हैं कि हर चीज़ में घी डाल के खाओ तो तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा बड़े आराम से हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं? मैम इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आई बिलोंग टू हरियाणा, वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी मदर इन लॉ वहाँ पे दूध में घी डाल के देते। एक तो पहली बात, आप उसको स्मेल करके देखो, आप उसको ड्रिंक करके देखो, इट इज़ अ टॉर्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब पर्सनली, मतलब आई फील इट्स अ टॉर्चर। एग्जैक्टली, इट इज़ अ टॉर्चर। एंड व्हाट दे से इज जो डिलीवरी वाला रास्ता है वो चिकना हो जाता है, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। जैसे कोई मतलब फिसल के, हाँ, जैसे कोई स्विंग पे झूलता हुआ बेबी बाहर आ जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली बेसलेस। घी पे प्रोटीन कम होता है ना, तो अननेसेसरी आप फैट्स और कार्ब्स ले रहे हो एंड यू जस्ट कीप ऑन लड्डू खाए जा रहे हो। माँ का प्यार वाले लड्डू घी में तैरते हुए अगर आपके लिए आए, ठीक है, ईट देम, मतलब यू कैन नॉट जस्ट ओवर ईट, एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड। वो अननेसेसरी वेट गेन करेगा। ईट गुड प्रोटीन। तो कैसी होनी चाहिए डाइट? मैम एवरी न्यूट्रिएंट इज इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड प्रोटीन्स।
एंड ऑल्सो आजकल प्रोटीन पाउडर्स बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में. वी डोंट लुक एट द शुगर कंटेंट, है ना. वी कीप ऑन जस्ट ईटिंग नॉट एक्सरसाइजिंग. बेबी वेट हमारे आजकल, पहले तो 2.5 से ऊपर ही हो जाता था, तो मतलब मतलब इंडियन उसके हिसाब से IUGR में 2.5 से नीचे वाला बेबी IUGR हम बोलते हैं. तो आज आज के 2.5 किलो के वेट के साथ बच्चा पैदा हुआ है तो वो ठीक है. हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऐसा नहीं कि 2.2 में कुछ प्रॉब्लम है, बट मेडिकली स्पीकिंग उसको थोड़ा सा मतलब आपको और एक्सेस न्यूट्रिशन अच्छा देना पड़ेगा. IUGR की जो डेफिनेशन है वो 2.5 kg की है. सो अभी क्या है, हम प्रोटीन पाउडर खाए जा रहे हैं, 3.8 kg बेबी हो रहे हैं, एक्सरसाइजेज हम कर नहीं रहे हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड डाइटरी प्रोटीन. मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वेजिटेरियंस. या एग्जैक्टली, वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन पाउडर इज रिक्वायर्ड, उसमें कोई डाउट नहीं है. बिकॉज वेजिटेरियन डाइट, आई एम अ वेजिटेरियन माई सेल्फ, सो आई टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स माई सेल्फ. बट येस, अननेसेसरी कि बस लेने के लिए ले रहे हैं. ईटिंग फॉर टू, ये वाला जो कंसेप्ट है, आई पर्सनली डोंट मतलब थिंक इट इज़ करेक्ट कि आप अननेसेसरी बस खाए जाओ और अपना वेट गेन करे जाओ. सो दिस ईटिंग फॉर टू जो पुराने ज़माने में था, ओवर नहीं करना चाहिए. जैसे आपने कहा प्रोटीन ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, और क्या चीज़ें हैं जिन्हें लेने से फ़ायदा हो सकता है, किस तरह की डाइट होनी चाहिए? फैट्स, कार्ब्स, एवरी न्यूट्रिएंट इज इम्पॉर्टेंट. रफेज, फाइबर इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी. पानी इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए. UTI भी हो जाता है फीमेल्स को इफ़ यू डिक्रीज योर न्यूट्रिएंट फ्लूइड इंटेक. और एक इम्पॉर्टेंट है कि गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, स्पेशली ड्यू टू द हॉर्मोन्स. गोलगप्पे खाने से नहीं, ज़्यादा नहीं. अगर आपको सूट कर रहा है तो यू कैन. स्पाइसी अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली विमेन हु हैव मोर ऑफ गैस्ट्राइटिस इश्यूज. स्पाइसी अवॉइड करें, और तेल, मिर्च, मसाला, ये सब थोड़ा सा अगर आपको सूट कर रहा है तो ठीक है. टी, कॉफ़ी इन मॉडरेशन, कोक्स वगैरह ये सब अवॉइड कर. मैं सब ऐसे मना कर दूंगी तो कोई मेरे पास पेशेंट नहीं आएगा. सो सच बोलना जरूरी है. हाँ, सो आई अलाउ एवरीथिंग इन मॉडरेशन, है ना. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग डेफिनेटली नॉट अलाउड. सो इट शुड बी अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट अलॉन्ग विद स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स. आपके पास ऐसी पेशेंट्स आती हैं जो प्रेग्नेंट हैं बट दे आर स्टिल ड्रिंकिंग? नहीं मैम, I think if you tell any mother that it is bad for your baby, unless they are addicts, personally speaking, I have never met any addict की जो बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हैं. But personally speaking, mothers are such wonderful creatures कि आप उनको बोलो कि उनके बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा, they'll stop doing that, no matter वो पहले कुछ भी कर रही थी. इसीलिए माँ शब्द की बड़ा वजन है भारत में, तो खासतौर पे माँ की अहमियत है. कितना वजन थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी जो आप गेन करते हैं वो आइडियल की कैटेगरी में आता है, और कितना ज़्यादा जब होने लगे तो थोड़ा वॉचफुल होना चाहिए? मैम, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया बोलो तो अराउंड 13 to 15 kgs in each pregnancy is normal. Above 25 तो you have to be watchful, स्पेशली डायबिटिक मदर्स जो होती है उनकी टेंडेंसी रहती है कि एक्सेसिव वेट गेन वो करें, बिकॉज ऑफ द नेचुरली, बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म डिरेंज रहता है. सो ये मतलब अगर आप 13 to 15 kgs आप गेन कर रहे हो, विच इज़ अ प्रॉब्लम. शुरुआत में तो किसी का वेट लॉस भी हो जाता है. सो एवरी ट्राइमेस्टर इफ यू आर गेटिंग 3 to 4 kgs इट्स फाइन. मतलब 9 मंथ की प्रेगनेंसी में 15 किलो की ज़्यादा ऊपर जाने, मतलब वो मैम देखो 25 kgs भी किसी का गेन हो जाता है, किसी का बिल्कुल कोई ऐसे 8-9 kgs, बट दे हैव हेल्थी बेबीज. Ideally speaking, there is nothing ideal. Medical science में 1 + 1 is not equal to 2. है ना. It can be 0 also and it can be 9 also. So 13 to 15 kgs हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं. अगर मदर गेन वेट नहीं कर रही है, then we do scans कि whether बेबी का वेट गेन हो रहा है कि नहीं. क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हम देखते हैं, then we focus on that. आपने प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज की बात की कि बहुत सी फीमेल्स बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहती हैं, तो जो फीमेल्स सुपरविजन के बिना एक्सरसाइज करती हैं, हर किसी के पास इंस्ट्रक्टर्स या जिम की फैसिलिटी ट्रेनर की नहीं है, उन्हें आप क्या सलाह देंगी कि ये सेफ एक्सरसाइजेज हैं, ये आप थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी या सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं? मैम, सबसे पहले आई रिकमेंड वॉकिंग. इट इज़ समथिंग सिंपल, सो वेरी बेसिक. एंड वॉकिंग नॉट ऑन अ ट्रेडमिल, वॉकिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड. लाइक आप अपनी छत पे घूम सकते हैं ऑन अ फ्लैट ग्राउंड, नॉट लाइक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे. गिरने का चांस ज़्यादा रहेगा. कुछ लोग स्टेयर्स पे दे वांट टू नो कि मैम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं. सो स्टेयर्स पे गिरने का रिस्क ज़्यादा रहता है. आई डोंट रिकमेंड इट एज एन एक्सरसाइज ऑन अ रूटीन बेसिस. अगर आपको जाना है, ज़रूरत है, यू हैव टू अप डाउन करना है, ठीक है, आप कर सकते हो. येस, बट इट इज़, आई डोंट रिकमेंड इट पर्सनली, बिकॉज फ्यू ऑफ माई पेशेंट्स हैव फॉलन फ्रॉम स्टेयर्स बिकॉज दे वर डूइंग एक्सरसाइजेस.
सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप फ्लैट ग्राउंड पे करें एंड वॉकिंग, एंड ऑफ कोर्स स्टंट नहीं करने हैं। मैं सारे अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ प्लीज़ कोई स्टंट मत करो, यूट्यूब से सब देख के। देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग केस, मतलब मेरी पेशेंट हु केम टू मी, शी टोल्ड मी कि मैम पेट में दर्द हो रहा है, आपने बोला था एक्सरसाइज करने के लिए, मैंने पोछा लगाया, अब देखो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो पोछा लगाना बड़ा आपने बड़ा हाँ। अच्छा बात उठाई। वो मदर इन लॉज बताती है पोछा लगाओ तो नॉर्मल तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। हाँ मैम, वो सब स्क्वाट्स में एक्सरसाइजेस, डक वॉक, वो सब में आता है, वो स्क्वाटिंग करना, डक वॉक करना, ये सब पहले के लोगों को कहाँ ये सब टर्म्स पता थे, पहले मतलब पोछा लगाओ, यस। अच्छा, तो वो पेशेंट ने पोछा लगाया मेरे कहने पे, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो जिंदगी में पहली बार पोछा लगा रही है। प्रेगनेंसी से पहले उसने कभी पोछा नहीं लगाया था, एंड वी हैड टू एडमिट हर विद पेन। तो आपको अपना स्टैमिना पता होना चाहिए। आपने प्रेगनेंसी से पहले जो चीज़ नहीं करी है, आप सडनली उसको करने लग जाओगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। समथिंग कॉल्ड अ बिल्डअप। अगर आप एग्जैक्टली जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि हाउ योर फिटनेस लेवल इज इम्पोर्टेंट, अगर आप पहले प्री प्रेगनेंसी कुछ चीज़ नहीं कर रहे हो और सडनली आप करने लग जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। इट विल बी मोर, आपको पेन ही होगा उससे, और मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है कुछ पेशेंट्स को। तो वी हैड टू एडमिट दैट पेशेंट, एंड उसकी सास आके बोल रही है, मम्मी आके बोल रही है मुझे कि इसने प्रेगनेंसी से तो पहले कभी पोछा नहीं लगाया, आपके कहने पे इसने पोछा लगाया, देखो दर्द हो गया। मैंने बोला यार ऐसे मैंने स्टंट करने के लिए नहीं बोला था, अगर आपने कभी नहीं लगाया तो आप क्यों अभी लगा रहे हो। सो यस, प्री प्रेगनेंसी जो आपका फिटनेस लेवल है हमें उसी से स्टार्ट करना है, नॉट कि सडनली यू विल डू सम स्टंट। एंड यस, एक्सरसाइजेस वगैरह तो किसी आई विल रेकमेंड फिजियोथेरेपिस्ट की देख रेख में ही करें, और जिनका प्री टर्म वगैरह का रिस्क रहता है, प्रीवियस LSCS, जिनका सिजेरियन ऑलरेडी हो चुका है, जिनको लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, और स्कार थिकनेस मतलब जो हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं, किसी का वो कम है, और प्लेसेंटा प्रीविया, ये सबको तो एक्सरसाइज नहीं करनी है, उनको तो हम रेस्ट ही बताते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि कोई भी अपने फिजिकल स्टेमिना को एक्सीड ना करें, मिल्खा सिंह नहीं बनना है ना, बिकॉज सम सेलिब्रिटीज़ आप देख लो, कोई अनुष्का शर्मा का देख लो, दीपिका पादुकोण, दे आर डूइंग वंडरफुल योगास। क्यों? क्योंकि वो पहले भी करते थे, नॉट दैट इज समथिंग नॉट न्यू टू देम, प्लस अंडर सुपरविजन ऑफ अ ट्रेनर। हम अपने घर पे वो करने लगे तो उसे तो मैं स्टंट ही बोलूँगी, उसको मैं एक्सरसाइज नहीं बोलूँगी। योगा हेल्प करता है प्रेगनेंसी में, एंड ऑल्सो जिन्होंने कभी नहीं किया। मैम यस, डेफिनेटली योगा हेल्प करता है। जिन्होंने कभी नहीं किया दे कैन स्टार्ट विद स्मॉल मतलब ईजी एक्सरसाइजेज लाइक वॉकिंग एंड स्क्वाटिंग, ये सब तो रूटीन में हो ही जाता है। एंड कुछ लोगों के घर में इंडियन टॉयलेट्स भी है तो उनको स्क्वाटिंग की हैबिट भी होती है, तो वही है, मतलब नॉट समथिंग दैट एक्स्ट्रा अलग जाके नहीं करना है, जो है आपको उसमें जितने आप कंफर्टेबल हो। बॉल्स वगैरह भी आते हैं एक्सरसाइजेस के लिए, तो वो लेकिन वो सब प्रोफेशनल की मतलब अंडर सुपरविजन में। आई थिंक हमारे यहाँ हॉस्पिटल में तो क्लासेस होती हैं एंड दे कैन लर्न एंड डू एट होम। सो वन विजिट है ना, और कुछ भी डाउट रहता है दे कैन ऑलवेज कम बैक। इट इज़ बेटर नॉट टू डू रैदर देन डूइंग इट रॉन्ग, बिकॉज आपके साथ एक बेबी एसोसिएटेड होता है। अब कुछ पॉपुलर क्वेरीज लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल है सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। लोगों को लगता है सिजेरियन हुआ तो मतलब अब जिंदगी खराब हो गई, सर्जरी जो है आजकल। लेकिन हम देखते हैं कुछ फीमेल सेलेक्टिवली कहती है कि हमें सी सेक्शन करवाना है। तो आप कैसे इन दोनों को वर्सेस में देखती हैं, कैसे देखती हैं? मैम आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन विच एवरी मदर शुड लिसन टू। 8th मंथ तक क्या होता है, सारे कपल्स प्रेगनेंसी इंजॉय करते हैं। 7th मंथ में बेबी शार हो जाता है एंड दे आर ऑल ओवर द मून एंड वांटिंग टू वेलकम द चाइल्ड एज सुन एज पॉसिबल। 8th मंथ आते ही सबको एंजाइटी हो जाती है कि अब हम क्या करें ना, हाउ विल द डिलीवरी बी, है ना। एंड मदर इज द मोस्ट स्ट्रेस्ड आउट। सब आके अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कुछ ताइयाँ, चाचियाँ, सास, बुआ, सब आके हमने तो 3 महीने दर्द लिया था। एग्जैक्टली हमने तो इतने दिन मैं तो इतने दिन बेड पे रही, और इतने मतलब एवरीबडी हैज समथिंग टू से नेचुरली, बिकॉज उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। सो नॉर्मल सिजेरियन क्यों आया था? सिजेरियन इसलिए आया था ताकि मदर एंड बेबी दोनों स्वस्थ रहे, है ना। नॉर्मल डिलीवरी इज नेचुरल बर्थ, नथिंग लाइक अ नेचुरल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी इज बेटर एंड डेफिनेटली, बट सिजेरियन इज समथिंग नॉट कि हाय मैं तो जिंदगी खराब हो गई, मेरा तो पेट निकल आया। आई टेल यू वेयर डज दिस रूट फ्रॉम। आई वाज बोर्न अ सी सेक्शन and I'll tell you my mother's cesarean stories in those days in 1980s. Okay, so उनको कुछ खाने के लिए नहीं दिया था for 10 days, नहाने के लिए नहीं बोला था बिकॉज ड्रेसिंग्स वैसी नहीं होती थी। जो पेन किलर्स जो हमारे वो रहते हैं, एनेस्थीसिया इतना एडवांस नहीं था,
सो शी वॉज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग, उनको कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, उबला हुआ खाना दिया था उनको. सो हु वुड वांट अ डिलीवरी लाइक दैट? सबको लगता था हम तो नॉर्मली कराते हैं. मिड लाइन वर्टिकल इंसिजन होता था जो साड़ी में भी दिखता था पहले के लोगों को. टिल डेट मेरी मम्मी, मुझे कोई भी लड़ाई होती है उसमें वो सुनाते हैं, देख तेरी वजह से मेरा पेट कटा है. पेट में बीच में बीच में होता था, चीरा लगाया जाता था. एंड उसमें फिर वही है, द हीलिंग वाज उसकी बेटर नहीं रहती है. सो यू नो टिल डेट आई लिसन टू दैट कि तेरी वजह से. सो यू नो नोबडी, ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है. नोबडी वुड वांट अ डिलीवरी लाइक दैट. वी हैव फेनेस्टियल इंसिजन, है ना. एक्सरसाइजेज आई से हमारे लिए डिलीवरी दो तरीके की होती है, नेचुरल बर्थ विच इज अ नॉर्मल डिलीवरी एंड अ सिजेरियन सेक्शन. एंड एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू इन रिकवरी इन बोथ. सो जो ऐसा है कि आपको क्या लगता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेट नहीं निकलता है? निकलता है, बिकॉज वही एक एवरेज इंडियन हाइट इज 5 अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट. सो टू अकोमोडेट दैट बेबी, और आजकल तो इतने हेल्दी बेबीज हो रहे हैं, हमारी जो मसल्स होती है वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं. तो पेट निकलना इज नॉर्मल, इट हैज नथिंग रिलेटेड टू योर मोड ऑफ डिलीवरी. अच्छा, कुछ लोगों का बाद में ठीक हो जाता है, कुछ का निकला ही रहता है. ऐसी महिलाओं के लिए क्या मैम वो कहना चाहिए? मसल्स, डायस्टेसिस रेक्टाई बुलाते हैं उसको, वो आपको मसल्स की टोनिंग करनी पड़ेगी. देयर आर स्पेशल एक्सरसाइजेस फॉर इट. आप क्रंचेस वगैरह करोगे तो उस सब में तो प्रॉब्लम होती है, इट विल एग्रीवेट द प्रॉब्लम. सो उसके लिए पोस्टमार्टम एक्सरसाइजेस रहती है, वो विद टाइम हो जाता है. यू हैव टू टोन अप दैट मसल. एक बात ये भी होती है कि जब बेबी हो गया तो उस वक्त फिर ये कहा जाता है कि खूब खाओ, खूब घी तेल खाओ. वो लड्डू बनाए जाते हैं स्पेशली जो महिलाओं को दिए जाते हैं कि ये खाओ, तो उसकी वजह से भी वजन बढ़ता है या वो वाकई कुछ हेल्प कर रहा होता है? मैम मैक्सिमम वजन लोगों का ना डिलीवरी के बाद ही बढ़ता है. मैक्सिमम लोगों का, ऑल द फीमेल्स, बिकॉज दे ईट वही सब खिलाए जा रहे हैं, न्यूट्रिशन मिलेगा. ठीक है, मॉडरेशन में सब कुछ खाओ, कोई मना नहीं है. लड्डू खाओ मॉडरेशन में, बट जंक अवॉइड करना है, हेल्दी खाना है, फ्रूट्स लेने हैं एंड ईट गुड प्रोटीन. और वो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लड्डू रोज खाने हैं उससे ना किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. एक्स्ट्रा लड्डू, मैं वही बोल रही हूँ, टू मच एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड. यस, लड्डू आप खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो, बट यस इन मॉडरेशन. तो ये नोशन कितना सही है कि माँ खाएगी तो बच्चे को लगेगा? मैम ऐसा तो नहीं है. आई विल नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट. कुछ लोग होते हैं जो तेल मिर्च मसाले नहीं देते. फीमेल्स कुछ उबला हुआ खाना देती हैं डिलीवरी के बाद में, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना. बिकॉज अगर मदर की डिलीवरी हुई, आप अच्छा खाना नहीं दोगे, न्यूट्रिशन नहीं दोगे, हाउ विल द मदर गेन स्ट्रेंथ? क्या खाना चाहिए? कुछ भी खा सकते हैं मैम. उबला हुआ तो डेफिनेटली नहीं खाना है, जो हमारी सोसाइटी में सब फीमेल्स को दिया जाता है. जो घर में सबके लिए मेरे हिसाब से कॉमन खाना बनना चाहिए. दही से किसी किसी को, खट्टे से किसी को खांसी आ जाती है, चलो ठीक है, बट ऐसा नहीं है. मिल्क, लोग बोलते हैं पानी कम पियो पेट अंदर जल्दी जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता, उससे यूटीआई हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है. दूध नहीं देते लोग कि टाके पक जाएंगे. दूध में पत्ती डाल के, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, वो कुछ ड्रिंक बना के देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अननेसेसरी. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. जितना मिल्क और जितना पानी आप लोगे उतना अच्छा आपका मिल्क प्रोडक्शन आएगा. तो नॉर्मल साधारण रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. और ऑल्सो एक रिगार्डिंग जो हम पहले बात कर रहे थे रिगार्डिंग सिजेरियन सेक्शंस, जो पहले के लोग नहाने नहीं देते थे, है ना. कितने सर्दियों में तो चलो ठीक है, स्टिचेस खराब हो जाएंगे. हाँ, अब तो उल्टा है. हम वाटर प्रूफ ड्रेसिंग्स आ चुकी हैं, हम तो सबको नहाने के लिए बोलते हैं. मतलब इमेजिन फीमेल हुए जस्ट गिवन बर्थ, चलो सर्दियों में तो चलो ठीक है कि कवर्ड अप है. गर्मी में, जून में, मई जून जुलाई, मतलब ह्यूमिडिटी इतनी है, पसीना उसको पूरा कवर करके रख देंगे हेड टू टो. तो उसका तो हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में दोनों तरह की डिलीवरी में कोई फर्क नहीं है, सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल. मैम आई विल से रिकवरी डेफिनेटली is better in normal delivery, but I will not say कि ऐसा कुछ अलग है. another 10 to 15 days with the help of pain killers, थोड़ा मूवमेंट में सिजेरियन में प्रॉब्लम हो सकती है, जो कुछ पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी में भी होती है. टू हैव अ ट्रॉमेटिक वजाइनल डिलीवरी, इट इज़ बेटर कि मतलब बिल्कुल आप, बिकॉज योर जो वजाइनल मसल्स होती हैं, दे अंडरगो लॉट ऑफ चेंजेस, उनको भी ट्रॉमा होता है. तो ऐसा नहीं हो, बॉडी विल नॉट रिमेन द सेम. बिना दर्द के तो आप मान ही बनोगे, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो. नॉर्मल डिलीवरी के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, सिजेरियन के अपने फ़ायदे नुकसान हैं. सो मतलब नेचुरली बर्थ, इट इज़ नेचुरल, डेफिनेटली डिसाइडेड बाय नेचर, गॉड. सो रिकवरी इज़ अ बिट बेटर. एंड सिजेरियन सेक्शन जो भी आप बोलो, इट इज़ अ मेजर सर्जरी, इट कम्स अंडर मेजर सर्जरी. उठने बैठने में दिक्कत होती है, बट ओवरऑल अभी सिजेरियन ऐसा हो गया है कि पुराने ज़माने वाली जो चीज़ें होती थी वो वैसी नहीं है. हम नहाने के लिए बोल देते हैं जैसे नॉर्मल में बोलते हैं, खाना खिला देते हैं, उठने बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. तो बट
C-section has to be done for a reason. So if and that reason we do not want a normal delivery at the cost of the baby. So जहाँ पे इंडिकेटेड है वहीं पे. और एक आपने पहले भी बोला था कि कुछ लोग इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कराना चाहते हैं. देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज टू पॉश टू पुश, एंड यस फीमेल्स आर ऑप्टिंग फॉर इट, बट देयर बॉडी देयर चॉइस. बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी के मैंने जैसे बोला अपने फ़ायदे नुकसान है. कुछ फीमेल्स को ऐसी हुआ हो जाता है कि लाइक चीख रहे हैं तो अपने आप वजाइनल मसल्स का ट्रॉमा होता है तो यूरिन निकल जाता है. वजाइनल मसल्स कभी भी अपने उस फॉर्म में नहीं आ पाती हैं. इंटरकोर्स में दिक्कत होती है, स्टिचेस में प्रॉब्लम होती है. सो येस, वीमेन आर ऑप्टिंग फॉर इट, सो देयर चॉइस. आई एम नोबडी टू जज, वी आर नोबडी टू जज देम. मेरे हिसाब से तो वी हैव टू मोड्स ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल वजाइनल एंड सिजेरियन. बॉडी विल नॉट रिमेन द सेम इन बोथ ऑफ देम. And but yes, recovery wise normal delivery is preferred, and cesarean section was done to कि mother और baby दोनों ठीक रहे. जैसे आपने कहा कि उसके बाद बॉडी वैसी ही नहीं रहती, तो कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो डिलीवरी के बाद परमानेंट हो जाते हैं कि अब ये फीमेल के साथ रहेंगे, वो वैसी नहीं है जैसे पहले थी? मैम विजुअली स्पीकिंग, एक तो जो आपने बोला पेट निकल आना, थोड़ा सा मॉमी पाउच जो रहता है वो सबका रह ही जाता है अनलेस यू वर्क हार्ड ऑन इट. विद छोटा बेबी जो मतलब हु इज सो डिमांडिंग, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो फॉर द मदर्स टू लूज वेट. एंड ऑफ कोर्स वी हैव सो मच ऑफ हेल्प. सो यू नो थोड़ा सा एक्सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है थोड़ा सा, बट दैट्स अबाउट इट. एंड स्ट्रेच मार्क्स हाँ हो जाते हैं. देर आर मेनी ऑप्शंस लाइक लेजर्स एंड ऑल जो अभी आ रहे हैं. अभी आई रिसेंटली डिड अ कोर्स ऑफ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी जिसमें उन्होंने बताया था रिगार्डिंग स्ट्रेच मार्क्स वेरियस मोडालिटीज़. अभी वो सब चीज़ें आ गई हैं, पहले तो नहीं होती थी. एंड ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है लैक्टेशन के लिए, बिकॉज योर बॉडी, योर हार्मोन्स, योर बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फीडिंग, सो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है. तो वो थोड़ा सा योर साइज आपका बेसिकली चेंज हो जाता है. यू नो देन टिपिकली वार्डरोब में ऐसे कपड़े होते हैं जो पहले के होते हैं, एक जो आपको फिट नहीं आ रहे हैं, एंड योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. सो फिजिकली स्पीकिंग येस, स्टेमिना थोड़ा कम हो जाता है डेफिनेटली, बिकॉज योर child is also very demanding, so it takes time to regain and build that stamina. ऐसे नहीं, ऐसे तो Mary Kom after 2 children she went into boxing and won a medal. Right. So nothing absolute. It all depends on you, how much effort you are putting, and women have to join their jobs also. किसी की maternity पहले ही खत्म हो जाती है, sometimes 4 months पे females are joining. So you know to balance that work-life balance तो हो ही नहीं पाता इतनी young mothers के साथ में. कितने समय के बाद, डिलीवरी के बाद नॉर्मेंसी आ जाती है कि आप जैसे पहले काम कर रही थी वैसे कर सकती हैं, और कितने समय तक आपको थोड़ा स्लो रहना चाहिए? Ma'am, first of all 6 weeks medically speaking your body takes time to heal. So postpartum में जो 42 days का जो पीरियड रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हैव गुड न्यूट्रिशन इन देम, रेस्ट. ऐसे नहीं कि आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करनी. दिस टाइम, दिस 42 days, जस्ट ईट, स्लीप, रिपीट एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर बेबी. दैट्स ऑल. And eat good nutrition for these first 42 days. Then after 6 weeks, मतलब ऐसे अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप वॉकिंग से स्टार्ट करो. दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली ऑल्सो डिड. आई स्टार्टेड विद वॉकिंग एंड एब्स एक्सरसाइजेज. आई विल नॉट रिकमेंड जो भी हम सोचते हैं 3 to 6 months. बाकी जल्दी वापस नॉर्मल करने के चक्कर में हाँ वही, ऐसे नहीं है कि एकदम से पहले आप वॉकिंग से तो स्टार्ट करो, सीधा आप क्रंचेस थोड़ी ना करने लग जाओगे जिम में. हरक्यूलिस थोड़ी ना बनना है एकदम से जिम में जाके, बिकॉज वो सबका अपना सब्जेक्टिव रहता है. कोई 5 minutes वॉक नहीं कर पाता, कोई 15 minute वॉक नहीं कर पाता, कोई हाफ आवर आराम से वॉक कर रहा है. इट ऑल डिपेंड्स आपका प्री प्रेगनेंसी फिटनेस कैसा था. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. तो इफ़ यू आर लाइक, दैट्स व्हाई आजकल फीमेल्स एंड ऑल दिस सेलिब्रिटीज यू सी देम इन द जिम डूइंग एक्सरसाइजेज. नंबर 1, it aids in natural birth if you are medically allowed to do so, and secondly you आपका जो postpartum fitness जो होता है, you regain your shape and your fitness to मतलब quickly rather than if you are just lying on bed. यानी थोड़ी एक्सरसाइज पहले और थोड़ी बाद में हेल्प करती है. हाँ, they definitely help you in recovery. एब्स एक्सरसाइजेस वगैरह ये तो जब आपको ठीक लगे, आफ्टर यू हैव बिल्ड योर स्टेमिना, आप बाकी की आप अपना रूटीन में आ चुके हैं 3 to 6 months के बाद. भारत में जो शादी की एवरेज एज है वो पहले 20s में होती थी, अब 30s में चल रही है, लेट 20s, अर्ली 30s. उसी की वजह से लेट एज प्रेगनेंसी भी हो रही है. तो क्या वाकई लेट एज प्रेगनेंसी एक कंसर्न है, एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे कम हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है?
Ma'am, earlier, now also, but earlier, females ka role was more of a nurturer. And now, since women have come into workforce, they are more career oriented also. And unfortunately, your anatomical clock or your biological clock is working against your career clock. So, you know, that prime time where you can be with your children or you can plan your family is the prime time where you can go ahead in your career. सो ये फीमेल्स के लिए बहुत दुविधा है आज की सोसाइटी में. सो नेचुरली टू ईच हर ओन, जो जैसे डिसाइड करे. सम women choose their family life over career. They want to take a sabbatical and then join career. So it all depends. But yes, medically speaking, if you ask me as a gynecologist, above the age of 35, your egg quality starts decreasing. So it is always better. But yes, nothing absolute. आजकल तो कुछ ऐसा रह नहीं गया है. Motherhood, as I said earlier, is a big responsibility. You should be mentally, physically, financially be ready for it. It should not feel like a burden to you. कौन सी हेल्दी एज आप मानेंगी कि इस एज में अगर बेबीज होते हैं तो मदर और बेबी दोनों की हेल्थ के लिए, और जैसे आपने कहा कि एग्स भी जो है वो डिक्रीज करने लगते हैं, कि ये एज हेल्दी एज होती है रिप्रोडक्शन के हिसाब से? मैम देखो, आप किसी इंक्रीज एज में भी हेल्दी प्रेगनेंसीज हो सकती हैं. बट अगर आप मोटा मोटा पूछो तो टू यंग एज इज ऑल्सो नॉट हेल्दी. अब्रॉड, इंडिया में तो खैर कम चलन है, वहाँ पे तो टीनेज मदर्स भी बन रहे हैं. सो दैट इज ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसी. सो यू शुड बी फिजिकली, आप पहले तो लीगल एज ही 21 हो गई है अभी. सो 21 टू अराउंड 35 तक इज अ हेल्दी पीरियड इन विच मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन गेट मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन. बट ऐसा कुछ एब्सोल्यूट नहीं है. समबडी इफ गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 39 और प्रायोरिटाइजिंग देयर करियर, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन होगी ही होगी. येस, बट यू, मतलब अगर आप प्लान करते हो तो यू हैव टू बी रेगुलर विद योर चेकअप्स. यू हैव टू, बिकॉज रिस्क ऑफ बीपी, शुगर एंड कंजेनाइटल एनोमैलीज, कि बेबी जो बन रहा है वो ठीक बन रहा है कि नहीं, ये सारा का इंक्रीज हो जाता है रिस्क. सो ऐसा नहीं है कि इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड. एंड एक फैक्टर, मतलब अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल फैक्टर, जो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत लेट एज करते हो, लाइक सपोज यू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 40 और 40s में आप प्लान कर रहे हो, तो बाय द टाइम योर, आपकी एनर्जी लेवल्स भी तो होने चाहिए ना बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. एग्जैक्टली. सो आजकल तो खैर नथिंग इज द रूल, बाय रूल बुक कुछ नहीं है. बट येस, यू शुड प्लान इट अकॉर्डिंग टू, लाइक आई सेड, financial, physical and emotional need. पोस्टमार्टम डिप्रेशन, हमने बहुत टर्म सुनी है कि बेबी हुआ तो मदर्स को डिप्रेशन या कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है? मैम, पोस्टमार्टम डिप्रेशन और पोस्टमार्टम ब्लूज इज वेरी कॉमन, मोर देन वी नो. अर्लियर इन चीज़ों को रिपोर्टेड ही नहीं होते थे या लोग बोलते नहीं थे. इन माई मेडिकल कॉलेज व्हेन आई वाज अ पीजी, देयर वाज दिस मदर हु कमिटेड सुसाइड इन आवर हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द पोस्टमार्टम डिप्रेशन. एंड ऐसा नहीं है कि कुछ जेंडर रिलेटेड था. शी हैड अ बॉय बेबी, लाइक जैसा, आई डोंट बिलीव इन दिस, बट यस, इंडिया में जैसा होता है, हाँ, मतलब एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन विद दैट फीमेल, नो प्री साइकेट्रिक कंडीशन, नथिंग लाइक दैट. बट यस, ड्यू टू पोस्टमार्टम डिप्रेशन वी वर ऑल इन अ स्टेट ऑफ शॉक. सो दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. क्यों होता है मैम? हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने होते हैं, लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है मदर का. यू आर नॉट एबल टू कोप अप. एज गायनी मुझे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा बिकॉज आई एम यूज टू द नाइट ड्यूटीज, बट नॉट एवरीबडी इज यूज टू दोज नाइट ड्यूटीज. यू नो, दे से यू स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप्स. सो बेबी का शेड्यूल, मतलब इट्स लाइक वर्किंग non-stop and equivalent to 30 jobs together, a newborn mother, and especially जिनको support नहीं होता है. Here comes the role of the father. है ना, आजकल के फादर वैसे नहीं है. अर्लियर इट वाज लाइक कि जो हमारे जेंडर स्पेसिफिक रोल्स होते थे, मैं बाहर का देखूंगा बच्चे और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आजकल तो वैसा नहीं है. फादर हैव बिकम मोर सेंसिटिव, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द हेल्थ ऑफ देयर पार्टनर्स लाइव्स, एंड इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पेशली इसमें. And yes, in severe cases, it can be treated with medication. And yes, you have to see a psychiatrist. So, बहुत taboo भी होता है to seek help. You know, women think, what will they think? I'm not a good mother. You know that. Yes, the tag of a good mother. You know, mothers will never be good, I feel. या तो आप बहुत अच्छे मदर हो इसलिए बच्चा बिगड़ गया, या बहुत बुरे हो इसलिए बच्चा बिगड़ गया. चलिए, तो आप पर आते हैं. आपकी 2 बेबीज हैं. आपने जैसे कहा कि आपको एज अ गायनेकोलॉजिस्ट भी इतनी दिक्कत नहीं हुई, नाइट ड्यूटीज की आदत. आपके जैसी फिटनेस कैसे मेंटेन करें 2 बेबीज होने के बाद?
थैंक यू मैम, बट आई वर्क हार्ड, वेरी हार्ड फॉर इट। और जितना भी टाइम मिलता है मेरे शेड्यूल से, आई स्पेंड इट, आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम इन द जिम। एंड आई कभी शुरू से ही लाइक सिंस, प्लस आई ब्रेस्ट फेड माई बेबीज, दिस रियली हेल्प्ड मी लूजिंग वेट। आई एक्सक्लूसिवली, मतलब इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे हस्बैंड का भी रहेगा, वो तो अ पीडियाट्रिशियन, ही मोटिवेटेड मी for 6 months, full 6 months. I took a sabbatical, I took a maternity, and I was like, this is necessary for my babies, and I have to do it and promote. I promote exclusive breastfeeding. It wasn't easy, but yes, I did, and that really helped me. And 6 weeks, जैसा मैंने बोला, I was up and about. सो द अर्ली, कुछ लोग होते हैं बच्चा 1 साल का हो जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे, यू नो दैट, फिर हम स्टार्ट करेंगे मंडे से स्टार्ट करेंगे, दैट मंडे नेवर कम्स। सो द अर्लियर यू स्टार्ट, you know, being active, the better it is. And yes, it all lot depends on your pre-pregnancy fitness, जो कि touch wood मेरा ठीक था। So it all depends। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि 6 महीने तक आप बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, इसमें पानी भी नहीं आता है, यस, नमक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज सफिशिएंट फॉर द बेबी। क्या सलाह देंगी जो नीडी मदर्स हैं उनको कि किस तरह से ब्रेस्ट फीड कराएं कि 6 महीने तक उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और उन्हें ये लगे कि ये फीड काफ़ी है बच्चे के लिए? मैम सबसे पहले हम तो बर्थ के बाद ही इनिशिएट कर देते हैं, एज अर्ली एज यू स्टार्टेड, यू नो, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब रिलीज होता है तो मिल्क सिक्रेशन होता है। कुछ लोगों को इनिशियल फ्यू डेज में लगता है क्लोस्ट्रम जिसे बोलते हैं, इट इज़ लाइक वाटरी, लाइक इट इज़ नॉट लाइक मिल्की, तो लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। दैट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड, दैट इज़ वेरी रिच इन एंटीबॉडीज, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लस द अर्लियर यू इनिशिएट, जितना आप मदर को बेबी के साथ रखेंगे उतना रूमिंग इन, उतना ही अच्छा आपका बॉन्डिंग भी होगा। इट इज़ अ वे टू बॉन्ड ऑल्सो, ब्रेस्ट फीडिंग विद न्यू बॉर्न बेबी, एंड बेबीज कैन रिकग्नाइज न्यू मदर्स फ्रॉम देयर स्मेल। सो द अर्लियर यू स्टार्ट, एंड रात को थोड़ा सा जो ये आलस आ जाता है ना, एक फीड ही तो दे रहे हैं, है ना, क्योंकि बच्चा तो यूजुअली बच्चों का शेड्यूल शुरुआत में यही होता है कि दिन में सोते हैं रात में जगते हैं। दैट यू हैव टू थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट समथिंग जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इट हैज़, वुमेन हैव बीन डूइंग इट इन सेंचुरीज, है ना, तो वही है। फिर बीच में शॉर्टकट्स आ जाते हैं क्योंकि मदर को अपना भी थोड़ा फॉर्मूला फीड दे दिया, एंड सम पीपल वो गाय और भैंस का दूध मिला के वो या पानी मिला के स्टेराइल वो दे देते हैं, तो दिस ऑल, ये सब इन्फेक्शन का सोर्सेज है। आई थिंक ये पीडियाट्रिशियंस आपको एग्जैक्टली दे नेवर टेल यू टू गो एड विद दिस, पर वही है कि जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, हमने अपने ज़माने में तो यही किया है, तुम तो सही से पल गए, बट वही है, पुराने ज़माने की हर चीज़ सही नहीं थी। व्हाट इज़ राइट शुड बी, व्हाट इज़ रॉन्ग शुड बी स्टॉप्ड, है ना। ऐसे तो सती प्रथा भी सही नहीं थी, अब ऐसे उस ज़माने को हम पकड़ के बैठे, पुराने ज़माने से आज को कंपेयर करना ही नहीं है, जो कि हमारे एल्डर्स की बहुत हैबिट रहती है कि हमारे ज़माने में तो ये होता था तो अभी भी यही होगा। ज़माना बदल गया है, भारत अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, बच्चे अभी भी बहुत हो रहे हैं, हालांकि उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये एक अलग समस्या है। हमें पूरा यकीन है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी से जुड़े इतने सारे सवालों के जवाब के बाद भी आपके मन में बहुत से सवाल बाकी रह गए होंगे। कमेंट सेक्शन में जाइए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुँचाएँ। कम बच्चे पैदा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को पैदा कीजिए उसका जो प्रोसेस है उसे एंजॉय कीजिए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।